Hello students. So once again welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एंड उससे रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है, ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स आगे पढ़ने को है। सो आज बेसिकली हमारा स्टार्टिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बताएंगे करंट किसको कहते हैं, उसका यूनिट्स क्या होता है एंड आफ्टर दैट करंट एवरेज क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टैंटेनियस करंट क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने मोशन में पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। इन द सेम सेंस यहाँ पर भी हमको एवरेज करंट एंड इंस्टैंटेनियस करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए हम और मिलकर स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर, जो कि जरूरी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं करंट। अच्छा, इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जो चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब था कि चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट अगर रेस्ट में हो तो उसका नाम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिए, हम लोग क्या दिए, कहा जाता है। ठीक है और दूसरा अगर चार्जेस इन मोशन हो तो, अब चार्जेस इन मोशन का कुछ कहानी अलग है। चार्जेस इन मोशन, और मोशन भी किस तरह का, मोशन भी किस तरह का, मोशन हुआ एक तो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा करंट, और दूसरा होगा कि वेरिएबल वेलोसिटी होगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या कहेंगे, एंड अगर वेरिएबल वेलोसिटी से हो रहा है तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन में दो तरह का चीज खड़ा होता है चार्ज इन मोशन में, जो कि एक तो है कि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा करंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगा, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको ही हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो करंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो तो क्या, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का पार्ट आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी से वहां पर करंट चलेगा। ठीक है, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। चार्जेस रेस्ट में है तो क्या कहेंगे, मोशन में है तो मोशन में दो तरह का सवाल खड़ा होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, और वेरिएबल से चल रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग को जो पढ़ना है, आज के अभी बहुत सारे लेक्चर्स जो आएंगे अभी इसी पर आएंगे। फर्स्ट पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ना है, जैसा हमने लिख रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमने बताया कि चार्जेज अगर रेस्ट में हो तो क्या, वो तो जानते थे आप, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़े 1 महीना। ठीक है, आफ्टर मोशन में तो दो तरह का चीज हमने बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हो आप। एंड दोनों का नाम कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये, और ये है तो ये
ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि करंट कहते किसको हैं। तो आप बहुत पहले से करंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक करंट या शॉर्ट बता दो करंट किसको कहते हैं। तो हम कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। पर सेकेंड कितना करंट पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ऐसे करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ठीक है। तो ये I इक्वल टू मतलब हो गया चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ करंट भी दो तरह का हो गया, एक हो गया आपका एवरेज और एक हो गया इंस्टेंटेनियस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मोशन में 11th क्लास, है ना, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन द सेम ऑर्डर यहाँ भी आपको एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं करंट में। एवरेज किसको कहेंगे, करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो I इक्वल टू यहाँ हम कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लॉन अपॉन टाइम, चार्ज फ्लॉन अपॉन टाइम, ठीक, छाप लें, आगे बढ़े, लिख रहा है, दिख रहा है, चार्ज फ्लॉन अपॉन टाइम। स्पेस है तो थोड़ा और नीचे इसको लिख सकते हैं, हमको लगा स्पेस नहीं होगा, स्पेस है, ठीक है। तो और क्या स्पेस लेके लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लॉन अपॉन टाइम, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस की, ठीक है। चलिए डायरेक्ट ओके, तो I का जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, I इज इक्वल टू चार्ज फ्लॉन अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर करंट दो तरह का हुआ, एक हमको पढ़ना है I एवरेज, तो I एवरेज का फॉर्मूला पढ़ेंगे डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, और एक और इंस्टेंटेनियस है, I इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू ठीक है, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ q, जो भी चार्ज दिया है उसको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा हमको। I इंस्टेंटेनियस के लिए हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगर बताओ चार्ज दे दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन करके करंट निकाल लेंगे, और अगर करंट दिए हुए हैं I तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन में चले जाओ, तो Q निकालने के लिए एक और फॉर्मूला याद कर लो, I
dt। ठीक है, जब भी ये करंट दिया रहेगा टाइम के फंक्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर हम पूछे चार्ज निकालिए इतना से इतना समय के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर दें, जो भी आई दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो बस यहाँ पर इस 3 से ही सवाल आएंगे। फर्स्ट पार्ट में जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस 3 पर ही सवाल आएंगे। ठीक है, जिसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये 3 पर ही सवाल आएंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की बात कर लेते हैं, उसके बाद स्केलर और वेक्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस तीनों का फिर से लिखेंगे फॉर्मूला वहां पर और क्वेश्चंस करेंगे इस तीनों पर। ठीक है, सो पहले यूनिट की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्केलर और वेक्टर की बात कर लेते हैं। आफ्टर दैट कर लेंगे इस पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल टी, इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, और अगर आई दिया है तो करंट चार्ज निकालने के लिए ये है, और लिमिट दे देंगे 0 t1 से t2 जो भी टाइम दे रखा हो। ठीक है, t1 से t2 जो भी टाइम दे रखा हो पुट कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, चलिए ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट की। हाँ, यूनिट ऐसा सिस्टम में बात करें पहले तो एम्पियर। ठीक है, अच्छा, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज अपॉन 1 सेकेंड टाइम। 1 कूलॉम्ब का चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। डिफाइन करने के लिए आपको बोल देगा, ये पूछेगा नहीं क्या है, ये सब 10th का चीज है। डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या बोलेंगे? इफ 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। लिख सकते हैं कि इफ 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज passes through a cross section of a conductor in 1 second, then current is said to be 1 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया, तो ऐसा ही बात हुआ। अब सीजीएस में हमको डिफाइन करना है सीजीएस में क्या होता है। तो सीजीएस में यूनिट जानने के लिए ना हमको चार्ज का सीजीएस यूनिट जानना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम सीजीएस की बात करते हैं। ये तो ऐसा सिस्टम हो गया, यूनिट ऐसा सिस्टम है एम्पियर। 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन करेंगे 1 कूलॉम्ब इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम में हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। पहला हम एसआई सिस्टम में बात की, ठीक है, जिसको एम्पियर कर दिए, 1 कूलॉम्ब बाय 1 सेकेंड, कूलॉम्ब पर सेकेंड, उसी को हम एम्पियर कहते हैं। सीजीएस में 2 तरह का सवाल खड़ा होता है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक है, और दूसरा है सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होगा, तो दूसरा होगा सीजीएस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसको हम EMU भी कहते हैं, ठीक है, इसको ESU कहते हैं, है ना। ESU ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, ESU ऑफ
चार्ज और इसको कहते हैं EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिट क्या होता है? तो यूनिट में आते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग स्टैक कूलम। सीजीएस में आपको पता है चार्ज का, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की है तो सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है स्टैक कूलम चार्ज का। चार्ज पे टाइम यहाँ भी करना है, टाइम तो ऑलरेडी सेकंड है, तो स्टैक कूलम बाय सेकंड, स्टैक कूलम पर सेकंड मतलब स्टैक एम्पियर। खत्म। तो इसको हम लोग ESU ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज में करंट ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बोले हम, इसको हम बोलते हैं स्टैक एम्पियर। अगर सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा जाए, यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बताओ सीजीएस का, तो स्टैक एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैक एम्पियर, स्टैक एम्पियर। ठीक है, तो सीजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो गया? स्टैक एम्पियर। यहां पर आते हैं ESU में क्या करते हैं, इसको AB एम्पियर करते हैं। क्या करते हैं? AB एम्पियर। ठीक है, तो सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट का तो AB एम्पियर बोलेंगे। और अगर सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पूछा जाए तो हम स्टैक एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन और नीचे चल जाएगा। क्या? तो आपको जैसे यहाँ पर 1 एम्पियर डिफाइन करना था, वैसे यहाँ पर पूछ देगा 1 स्टैक एम्पियर डिफाइन करो, 1 स्टैक एम्पियर डिफाइन करो। कर लेते हैं यहाँ पर 1 स्टैक एम्पियर इज इक्वल टू लिखेंगे चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज कूलम से जाकर स्टैक कूलम आ जाएगा बाय सेकेंड। तो लिख देंगे यहाँ पर 1 स्टैक कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, स्टैक कूलम पर सेकेंड, इसी को कहते हैं स्टैक एम्पियर। वैसे ही इस तरफ आना है तो AB एम्पियर का मतलब AB कूलम बाय सेकेंड। तो इसी में अगर पूछ दिया जाए कि 1 AB एम्पियर को डिफाइन करो तो बोल देना 1 AB कूलम upon 1 second. If 1 AB coulomb of charge passes in 1 second, then the current is said to be 1 AB ampere. 1 stack ampere को डिफाइन करने के लिए बोल दिया है, stack ampere को डिफाइन करो। तो if 1 stack coulomb passes through a cross section of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 स्टैक एम्पियर। ठीक है, चलो इतना लिख लो, शायद नीचे वाला कट तो नहीं गया। तो ये हो गया हमारा यूनिट। तो सीजीएस में दो कहानी है, दोनों को ध्यान में रखेंगे। दिख रहा है? हाँ, चलो देख लो। और एक रिलेशन लिख लो, ऐसे यहाँ लिख देते हो कि कन्वर्सन के लिए कन्वर्सन होगा ना, इसको एसआई को सीजीएस में, सीजीएस को एसआई में करिए। ठीक है, तो लिख देते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 AB एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 AB एम्पियर होता है। ठीक है, तो अगर करंट हमको AB एम्पियर में दिया हो तो उसको आसानी से हम एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 AB एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैक
एम्पियर। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन है। ठीक है, देखिए क्या है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 एबी एम्पियर, और दूसरा 1 एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट एम्पियर। अगर आपको दिया गया क्वेश्चन में चार्ज करंट का वैल्यू दिया स्टैट एम्पियर में, तो आपको एसआई में जाना पड़ेगा। एसआई में जाने के लिए ये रिलेशन यूज करोगे स्टैट एम्पियर वाला में, स्टैट एम्पियर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको करंट दिया है एबी एम्पियर में, तो ये रिलेशन यूज करोगे। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये एसआई और सीरीज में इस तरह से रिलेशन था। ठीक है, चलिए तो ये यूनिट का खत्म। आगे अब हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं कि स्केलर है कि वेक्टर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कुछ अलग ही कहानी है स्केलर और वेक्टर का यहाँ पर। तो करंट क्या है, स्केलर या फिर वेक्टर। ठीक है, क्या है दोनों से, आपको क्या लगता होगा, करंट क्या है, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? चलिए समझते हैं इसको। हम लोग सोचते हैं क्या हो सकता है, स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन तो दिख रहा है भाई साहब, यहाँ से ईस्ट की ओर जा रहा है। मैग्नीट्यूड भी है 5, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, दोनों है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये होगा। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस की ओर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। इसका मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोग शुरू से तो आप यही पढ़ते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर की क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी ठीक बात है। बट ऐसा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में स्केलर है। कैसे देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। तो दोनों है तो जाहिर सी बात है, तो बताया कि ये वेक्टर है। बट ये वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर नहीं है। तो क्या है, वेक्टर तो नहीं है, क्या है पता नहीं। दोनों रहने के बावजूद, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों रहने के बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों? अच्छा, क्यों समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्यों समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां से मान लो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से मान लो 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। इधर कितना जाएगा, 3 और 4 7 एम्पियर जाएगा। रिजल्टेंट इसका 3 और 4 का रिजल्टेंट हो गया 7। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए था। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए था, मतलब इस दोनों का ये रिजल्टेंट है 7। ठीक है, आप सिंपली ऐड करके बता दिए 3 और 4 7 एम्पियर गया, इधर से 3 आया, इधर से 4 आया, 7 गया। अगर हम इसका वेक्टर के हिसाब से रिजल्टेंट निकाल लें 3 और 4 का, तो कितना होगा, r √3
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये तो पूरा खत्म। मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना 5 एम्पियर रिजल्टेंट आया। 3 और 4 का रिजल्टेंट 5। तो क्या ये सही है या फिर ये सही है? ये 7 एम्पियर, हम तो बोले 7 एम्पियर। अगर ये वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट 5 एम्पियर है। इसका मतलब कि इसका ऐसा होना चाहिए था 3 एम्पियर इधर से 4 एम्पियर इधर से, तो इधर जो निकला वो 5 एम्पियर होना चाहिए था। सोच, अगर ये वेक्टर होता तो 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना देता? 5 एम्पियर देता। लेकिन ऐसा होता है क्या? होता है? 3 इधर से आया, 4 इधर से आया, तो 7 गया इधर। मतलब कि ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर एडिशन जो फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो आप एक चीज और आप सीख लो कि सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो गया, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा उसको, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो हमारे अब आपके हिसाब से कौन सही है? ए वाला सही है 3 और 4 का 7, कि ये बी वाला सही है 3 और 4 का 5? कौन सही होगा? 3 और 4 इधर से आएगा, इधर 7 जाएगा, कि 3 और 4 का जो इधर गया वो 5 आएगा। 5 का आता है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। 7 आता है तो सिंपली ऐड हो गया। सिंपली ऐड तो स्केलर होता है। तो अगर आप बोलो कि ये सही है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो, तभी तो सिंपली ऐड हो गया, 3 और 4 के साथ बन गया। अच्छा, यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाएगा, ये तो वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट आया है, इसका ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये हर कोई जान रहा है कि इधर से 3 आया 4 आया तो 7 ही जाएगा इधर। मतलब कि एंगल का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है चाहे 60 है। ए बी सी, एक और सी लेते हैं एग्जांपल सी का। ये बी वाला का पार्ट है। बी वाला है, ए वाला यहाँ से यहाँ तक है। एग्जांपल समझो ना, इतना जल्दी नहीं है कि स्केलर इम्पैक्ट, इतना जल्दी में नहीं डिसीजन लेना है। इतना जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है कि वेक्टर की क्वांटिटी। पहले एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर 3 और 4 के हिसाब से 7 बता दिए। बी में इसी को बोले वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन और ये दोनों है, तो भाई डायरेक्शन है तो वेक्टर लॉ के हिसाब से रिजल्ट निकले। एक और एग्जांपल समझो, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ पर ही एंगल हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ से 3 एम्पियर आया और मान लो इधर से आया 4 एम्पियर। यहाँ पर दे दिए हम एंगल 60 डिग्री और यहाँ से रिजल्टेंट मान लो कि इसका इधर भागा। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो रिजल्टेंट करंट जो होगा, रिजल्टेंट करंट कैसे निकलेगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हाफ। 2 से 2 खत्म, तो रूट अंडर 25 और 10 मिल गया 12, रूट अंडर 37 हो गया। मतलब कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर से 3 आया, इधर से 4 आया, 7 डिग्री के एंगल पर है, तो ये रूट अंडर 37 एम्पियर होगा। रूट अंडर 37 एम्पियर होगा। लेकिन अब ये सही है कि 7 वाला सही है? इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 4 एम्पियर गया, तो इधर में कितना 7 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। 3 इधर से आया, 4 इधर से आया, तो 7 जाएगा इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एडिशन सिंपली स्केलर जैसा हो रहा है। एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंगल का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर होता तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता।
ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हटाते हैं और कुछ लाइंस लिखते हैं। तो आप इतना एग्जाम्पल से तो समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है 3 और 4 है तो 7 लिख जाएगा, मतलब ये तो सिंपली स्केलर की तरह ऐड हो रहा है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बात मानते हैं आपकी दोनों है, बट यहाँ तो सिंपली एडिशन होकर उसका रिजल्टेंट आ गया 3 और 4 का, ठीक है। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। ऐसे थोड़े करते हैं कि 3 इधर से आया 4 आया तो ये हो गया 5 एम्पियर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी तो 5 होता, लेकिन ये तो होता नहीं, ये तो 7 एम्पियर होगा। इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, नो इफेक्ट ऑफ एंगल। चलो तो इसको हम हटाते हैं और कुछ अच्छे वर्ड्स लिखते हैं। मतलब कि ये वेक्टर वो है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों बात। वेक्टर वो है, वेक्टर या लिख दो ऐसे, करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट simply adds up like a scalar, ठीक है। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्पाइट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों नहीं है, इन दोनों के रहने के बावजूद क्यों नहीं है वेक्टर, क्योंकि वो डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज बताने जा रहे हैं आपको, स्केलर क्वांटिटी तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं ये दिख गया टेंसर, तो आप ये मारोगे। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर दिख गया, स्केलर भी दिख रहा है, टेंसर भी दिख रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका टेंसर हो, टेंसर मानना, ठीक है। और अगर टेंसर नहीं दिख रहा है, स्केलर लिखा हुआ है सिर्फ, स्केलर मानना, ठीक है। सो ये भी याद रखो, स्केलर तो है ही, बट अगर ऑप्शन में स्केलर भी दिया है और टेंसर भी दिया है, तो बेटर होगा आप टेंसर में टिक मारो, ठीक है। सो देखिए, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, करंट के पास दोनों चीजें, और क्या चाहिए, उसके बाद भी ये स्केलर बनता है। ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है ना, वेक्टर लॉ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा तो नहीं करते कि 2 इधर से 3 इधर से आया 4 इधर से आया तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं r = a² + b, ऐसे तो नहीं करते, सिंपली ऐड करके बता दें कि इधर कितना जाएगा। इसका मतलब क्या, स्केलर की तरह ऐड सब कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर और टेंसर अगर दोनों के ऑप्शन में दिख रहा है तो आप टेंसर को लगाओ। चलिए, मिटा दें। अब आते हैं, ये तो हो गया यूनिट की बात कर ली हमने, है ना, स्टैट AB। उसके बाद हमने क्या बात किया, अभी बात किया हमने स्केलर और वेक्टर की बात की, ठीक है। तो स्केलर बोलोगे आप, ठीक है। अगर ऑप्शन में टेंसर भी दिख गया तो टेंसर को करोगे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस, फिर से वो फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूला पर भी जो क्वेश्चंस करना है वो सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-3 अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले तो हम I = लिखे थे I एवरेज, एक एवरेज करंट का फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, I एवरेज, बोलो क्या लिखे थे, ΔQ/ΔT, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये लिखे थे। एक लिखे थे इंस्टेंटेनियस के लिए लिखे थे
इंस्टेंटेनियस के लिए लिखे थे I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिखे थे d/dt ऑफ q। चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दो, चार्ज दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t। I इंस्टेंटेनियस निकालना है तो ये कर दो। और अगर करंट दिया हुआ है तो चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, वेरिएबल वो करंट होगा, ठीक है, I वेरिएबल। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I, ठीक है, टाइम जो भी दे रखा है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला को ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करना है। चलो तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है q इज इक्वल टू दे दिया t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10 फाइंड करना है I एवरेज एंड I एवरेज कहां से कहां तक, I एवरेज निकालना है बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक आपको I एवरेज बताना है, ठीक है। दूसरा I इंस्टेंटेनियस बताना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे सेकेंड में उसका इंस्टेंटेनियस करंट कितना था, ठीक है, और एक t इक्वल टू 1 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में है ना कितना एवरेज करंट था, ठीक है। हाँ तो देखो कहने का पहले हम I एवरेज की बात करते हैं, तो I एवरेज के लिए फॉर्मूला ये बताता है I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब क्या हुआ, बाद वाला चार्ज माइनस शुरू वाला चार्ज डिवाइडेड बाय बाद का टाइम माइनस शुरू का टाइम। बाद का मतलब जैसे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का निकालना है, तो चार्ज दूसरे सेकेंड में कितना था और चार्ज फर्स्ट सेकेंड में कितना था, ठीक है, चार्ज और टाइम तो 2 और 1 सेकेंड का डिफरेंस है ही। तो आप Q2 और Q1 पहले निकाल लो, Q2 और स्मॉल लिखेंगे क्या, कैपिटल लिख दो, चलो, ठीक है। तो आप Q2 और Q1 निकालो, तो पहले Q1 निकालो। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t का वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो तो Q1 निकल गया। तो Q1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 10, कितना हो गया 1 2 1 2 2 1 3 और 10 13 कूलम, ठीक है। यह आ गया t इक्वल टू 1 सेकेंड पर चार्ज का वैल्यू आ गया। अब आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी तो चार्ज निकालना है, मतलब Q2 को बोला, तो चलो Q2 निकाल लो 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू t के जगह पर 2 सेकेंड है ना प्लस 10, करो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 10 कितना 18 कूलम, ठीक है। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, और T2 कितना है 2 सेकेंड और T1 है 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो, इसको यहाँ ले और पुट करो, I एवरेज निकल गया Q2 माइनस Q1, Q2 कितना आया 18 आया, तो 18 माइनस Q1 कितना आया 13 बाई टाइम 2 माइनस 1 2 सेकेंड और 1 सेकेंड था, कितना आगे ऊपर में 5/1, मतलब कि 5 एम्पीयर, यही आंसर है, ठीक है। तो 5 एम्पीयर का एवरेज करंट है
बिटवीन t इक्वल टू 1 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड तक। पूरा दिख रहा है? चलो ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा एवरेज करंट था। अब हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो एवरेज करंट करें तो टाइम इंटरवल दिया रहेगा 2 से 5 सेकंड के बीच में। दूसरे सेकंड आप चार्ज निकाल लो, यहाँ पर पुट करके टी की जगह पर, 5वें सेकंड में टी का वैल्यू 5 पुट करके सेकंड चार्ज निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो दूसरा है आई इंस्टेंटेनियस निकालना। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमको डिफरेंशिएशन करना होगा चार्ज का। तो आज आई निकालना पड़ेगा, कहाँ गया ये। मेरे कहने का मतलब है कि हमको जब इंस्टेंटेनियस पता करना है तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, तो हमको आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बनता है d बाई डी टी ऑफ चार्ज। चार्ज ये है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10। ठीक, डिफरेंशिएशन तो बहुत बनाया हो गया आप लोगों ने। टी स्क्वायर का हो गया 2t प्लस 2t का हो गया t प्लस 10 का हो गया 0, मतलब 2t प्लस 2। ये आई इंस्टेंटेनियस निकल गया हमारा, आई इंस्टेंटेनियस। बट कितना समय में निकालना है? आई इंस्टेंटेनियस दूसरे सेकंड में बताना है। उस दूसरे सेकंड में क्या इंस्टेंटेनियस करंट है, उस पार्टिकुलर टाइम जो दूसरा सेकंड है उस समय क्या करंट है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। आप 11th में बहुत पढ़े हुए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस है, निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो आप यहाँ पुट कर लो टी के जगह पर 2 इंटू टी के जगह पर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 या 4 2 या 6, तो 6 एम्पियर आ रहा है। अगर मान लो कि एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5वें सेकेंड में पूछता तो इसमें 2 इंटू 5 प्लस 2 12 आएगा। इसे हम पूछे एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो इंस्टेंटेनियस पूछे हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही पूछे हैं और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ही पूछे हैं इंस्टेंटेनियस। तो चलो आई इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तीसरे सेकेंड में। आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो आज डिफरेंशिएशन ही आया ना 2t प्लस 2, तो इसी में पुट करो 2 इंटू टी का वैल्यू तीसरे सेकेंड में पूछा जा रहा है 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया 8 एम्पियर। तो आई इंस्टेंटेनियस थर्ड सेकेंड में जो करंट है वो 8 एम्पियर का है और दूसरे सेकेंड में जो करंट है वो हमारा 6 एम्पियर का है। क्लियर है? बहुत अच्छा। डन। तो हम आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस देखे है ना। एवरेज भी दो अलग अलग निकाल लेंगे चार्जेस Q1 Q2 और उसको माइनस करके टाइम डिफरेंस से डिवीजन कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस है तो डिफरेंशिएशन का चीज है। अब हम उस पर आते हैं बेटा। ओके, एक एक सारे में से करवाते हैं। हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा I इज इक्वल टू दे दिया t प्लस 2 या t प्लस 10 मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड करना है
चार्ज फ्लॉम थ्रू a cross section, charge flown through a cross section from t is equal to 1 से लेकर के t is equal to 2 सेकेंड, इस बीच में कितना चार्ज पास किया, सोचो कैसे होगा, ये हम बता दिए हैं। पुट करो, क्यू निकालना है, देखो कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसी का जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इंटीग्रेशन दोनों तरफ डाल के हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वहाँ ले लेते हैं, चार्ज क्यू इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच का हमको चार्ज फ्लॉन बताना है। तो टी यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ पर ऊपर में 2 सेकेंड, और आई कितना है, ये आई के जगह पर टी प्लस 10, ठीक है। इसी का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब बताओ टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 का कितना हो जाएगा 10t, यही हुआ दोनों का इंटीग्रेशन, और ये अपर और लोअर, ठीक है। अब अपर माइनस लोअर करो इज इक्वल टू टी के जगह पर पहले अपर वैल्यू सब पुट करो, फिर लोअर का काम करेंगे। टी के जगह पर 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 इंटू 2, ये अपर लिमिट पुट हो गया, ठीक है। अपर लिमिट जहाँ जहाँ टी लिखा वहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब जहाँ जहाँ टी है वहीं पर लोअर लिमिट पुट करो, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है, उसे ठीक है। चलो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 2 प्लस 20 10 टू 20 या प्लस 2 22, तो इसमें आ गया 22 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 10 कितना 10.5, थोड़ी सही है, ठीक है। कितना आ गया माइनस करने से 11.5, 21 इतना कूलम का चार्ज पास किया है उस क्रॉस सेक्शन से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ t इक्वल टू 1 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में, ठीक है। मतलब कि मान के चलो कि ये मेरा कंडक्टर है और यहाँ पर कोई एक क्रॉस सेक्शन हम ले लिए, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास हुआ है ना, कितना t इक्वल टू 1 से लेकर के t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितना पास हुआ है 11.5 कूलम, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये तो इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक करंट का, आज तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सी चीज इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अभी तो जस्ट एक छोटा सा झलक था, ठीक है। तो करंट हम लोगों ने आज देखा कैसा है, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालते हैं, 11th में आप पढ़े हो, वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पढ़े हो, उसी तरह से यहाँ भी पढ़नी है। दूसरा चीज जान गए स्केलर और वेक्टर कहानी जान गए जो मजेदार है, ठीक है। तीसरा जान गए यूनिट की बात, तो यूनिट की बात क्या नया नहीं है, आप चार्जेस का तो शुरू से जानते हो, है ना। EMU और ESU यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है ना, स्टैट कूलम एबी कूलम। तो यहाँ पर जो करंट का है चार्ज बाई टाइम से चार्ज के जगह पर वो रखते जाओ स्टैट और ये बनते जाएगा। तो चलिए आज के लिए कहानी इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।